नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव। आज जो कार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ये पैशन रेड कलर की एलीट i20। अब आप सब सोच रहे होंगे कि एलीट i20 तो सड़क पर बहुत सारे दिखती हैं। बेशक सही बात, उनसे थोड़ी ख़ास है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो वो कैसे? सबसे पहले पैशन रेड कलर में एलीट i20 का दिखना बहुत मुश्किल है। बहुत कम होता है कि वो इस रंग में दिखे। उसके अलावा जो भी मैक्सिमम कार्स दिखती हैं, भले वो किसी भी कलर में हो, वो या तो मैग्ना होती हैं या स्पोर्ट्स होती हैं या मैक्स स्पोर्ट्स ऑप्शनल होती हैं। लेकिन ये एस्टा है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। और इन सब चीज़ों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो है इसका इंजन। ये पेट्रोल नहीं है बल्कि ये डीजल है, यानी कि ये VT नहीं है बल्कि ये CRDI मोटर है। अभी मैं आपको इसके इंजन के बारे में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगा और इसके इंजन को दिखाऊंगा भी और आवाज़ भी सुनवाऊंगा। तो भाइयों, मैंने आपको इसकी 3 सबसे मेजर खूबी बता दी। पहला है इसका रंग, दूसरा है इसका टॉप एंड मॉडल होना एस्टा ऑप्शनल, और तीसरा है इसका डीजल वेरिएंट होना, यानी कि CRDI मोटर इसमें लगे होना 1400 सीसी का 1.4। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। रंग तो आप इसका देख ही रहे हैं, मैं आपको हर एंगल से इसका कलर दिखा देता हूँ। ये है इसकी राइट साइड प्रोफाइल। पीछे की तरफ जाते हैं। ये है इसकी रेयर प्रोफाइल। पीछे से बिल्कुल दबी हुई क्रेटा लगती है। बस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी अगर बढ़ा दी जाए तो बिल्कुल ये पुरानी वाली शेप की क्रेटा लगने लगेगी जो 2020 से पहले आया करती थी। ये है इसकी लेफ्ट प्रोफाइल और फ्रंट से ये कुछ ऐसी दिखती है। चारों तरफ से ये कार काफ़ी ही ज़बरदस्त लुक देती है। भले आप इसके साइड से देख लो, पीछे से देख लो या फिर फ्रंट से देख लो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये इंटीरियर्स में भी काफ़ी बेहतरीन लुक देती है। काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ ये आया करती थी उस समय। ये मॉडल है 2015 का। तो कार के कलर को आपने चारों साइड से देख लिया। अब शुरुआत करते हैं इसके एस्टा होने पर, यानी कि इसके फीचर्स के ऊपर चलते हैं कि ये कितनी फीचर रिच है, कितनी फीचर लोडेड है। सबसे पहले अंदर बैठते हैं तो हम देखते हैं कि ये है इसका स्टीयरिंग जो ऑल ब्लैक फिनिश में आता है और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। मैं कार का इग्निशन पहले ऑन कर लेता हूँ। ये कार का स्टीयरिंग व्हील है जो कि 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और ये ऑल ब्लैक फिनिश में आता है, जिसमें दोनों साइड स्टीयरिंग माउंटिंग्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जो MID है उसको चेंज करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं, ये स्क्रॉल करने के लिए और ये रीसेट करने के लिए। यहाँ पे आपके ऑडियो के लिए बटन दिए हुए हैं, वॉल्यूम को प्लस माइनस करने के लिए, सॉन्ग को आगे पीछे करने के लिए, मोड सेलेक्ट करने के लिए, म्यूट करने के लिए, कॉल रिसीवर कॉल ऑफ करने के लिए, कॉल कट करने के लिए। यानी इसमें कोई क्रूज कंट्रोल नहीं आता है क्योंकि ये 2015 का मॉडल है। हालांकि उस समय के हिसाब से इसमें सारे हाईटेक फीचर्स आते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और जो इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बहुत ही बेहतरीन लुक देता है। दिन में से भी ज़्यादा ये रात में कमाल का लगता है। जब इसकी लाइटें बहुत ब्राइट जलती हैं तो कार चलाने का अलग ही मज़ा आता है। ये इसकी MID है, ट्रिप A, ट्रिप B, और ये स्पीड दिखाती है। यहाँ पे कितने दिन की सर्विस है, यहाँ पे सारी इसकी सेटिंग्स, और फिर ये वहीं आ गई। ये कार कुल 60,390 किलोमीटर चल चुकी है। बाहर का टेम्परेचर बता रही है। RPM डीजल है इसीलिए 6000 RPM तक की मार्किंग है और टॉप स्पीड इसकी 220 तक की मार्किंग है। और इस मोटर में इतनी ज़्यादा जान है कि ये आराम से 195-200 टच कर सकती है। फिर आते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। तो ये टॉप एंड मॉडल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एस्टा। तो इसमें पुश स्टार्ट बटन है। ये इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ऑल्दो ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन जो इसमें कंपनी फिटेड था वो भी एक टच स्क्रीन ही था, लेकिन उसका साइज छोटा था। जो आफ्टर मार्केट है ये फुल साइज है, उसमें दोनों साइड यहाँ बटन हुआ करते थे। ये ऑटो क्रैंक का है और इसकी भी फंक्शनिंग काफ़ी बेहतरीन है। कोई लैग नहीं है, बहुत ही स्मूथ इसकी भी डिस्प्ले काम करती है और कोई प्रॉब्लम। बड़ी बड़ी कंपनियां जी ने अपनी कार लॉन्च की थी हेक्टर, तो बेशक से उन्होंने टच स्क्रीन पैनल तो इतना बड़ा दे दिया था, लेकिन जो उसका रिस्पांस था वो बहुत ही खराब था। लोग उसमें 20-20, साढ़े 20-20, 21 लाख रुपए फूंकते थे। उसके बाद भी उन लोग को बहुत ही लैग वाला रिस्पांस मिलता था। उस हिसाब से तो ये इसका टच स्क्रीन बहुत ही बेहतर रिस्पांस शो करता है एज कम्पेयर टू दैट, जो कि 7-8 हज़ार का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये लगा हुआ है। उसके बाद नीचे एसी के कंट्रोल्स की तरफ आते हैं। एसी इसका क्लाइमेट कंट्रोल एसी है
आफ्टर ऑल ये एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट है। यहाँ से ये ऑटो पर हो गया, ये फ़ैन की स्पीड प्लस माइनस करने के लिए, ये टेम्परेचर प्लस माइनस करने के लिए, ये एसी के बाकी सारे कंट्रोल्स एयर के फ्लो को चेंज करने के लिए, उसका डायरेक्शन सेट करने के लिए कि आपको किस तरफ से लगे। ये सारे एसी के वेंट्स हो गए, ये पार्किंग लाइट हो गई। और इसमें डोर लॉक करने का बहुत ही यूनिक जगह दिया हुआ है। यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है जो कि बहुत ही कमाल का लगता है और बहुत ही प्रीमियम लुक भी देता है और यूज़ करते टाइम फील भी बहुत ही प्रीमियम आती है। जैसे ही आप इसको यहाँ से दबाएंगे, ये कार अभी लॉक थी, अनलॉक थी, ये लॉक हो गई। मैंने इसको दबाया, ये अनलॉक हो गई, फिर मैंने दबाया, लॉक हो गई। तो ये बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। उसके अलावा ये इसका गियर लिवर है, इसमें अब 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। आपने मैक्सिमम हैचबैक्स में, मैक्सिमम क्या, सारे ही हैचबैक्स में सिर्फ 5 स्पीड ही ट्रांसमिशन देखा होगा, फिर चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो। इसमें भाई मैनुअल में स्पीड ट्रांसमिशन आता है, रिवर्स को छोड़ करके। ये इसका रिवर्स गियर लगता है। और भाई इस डिस्प्ले की खासियत ये है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो डिस्प्ले देती हैं, उनका जो कैमरा होता है पीछे का, वो कैमरे की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, लेकिन इस डिस्प्ले की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और Hyundai ने जो कैमरा दिया हुआ था ओरिजिनल टच स्क्रीन सिस्टम के साथ, वो भी बहुत बेहतरीन है। ये इसका रिवर्स गियर है। उसके अलावा भाई इसमें 6 लगते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये इसका हैंड ब्रेक है और इसमें 2 सॉकेट आते हैं चार्ज करने के 12 वोल्ट के, एक ऑक्स केबल है, एक USB पोर्ट है। स्टीयरिंग जो है इसका वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, यानी आप इसको अंदर बाहर भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए और अपने ड्राइव को कंफर्टेबल बनाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, ये दोनों पीछे के, ये दोनों आगे के। ड्राइवर साइड का ऑटो अप है, यानी 1 टच अप है। ये पीछे के पावर विंडोज की सेटिंग को लॉक करने के लिए। ये भाई इसका ये अलग, ये भी बहुत प्रीमियम लुक देता है। ये इसका ORVMs को फोल्ड करने के लिए और अनफोल्ड करने के लिए, और ये उनकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, अपने हाइट के हिसाब से, अपने विजन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका IRVM है। इसका IRVM आपने XUV 700 देखी होगी। जो लोग कार एंथुजियास्ट हैं, ऑटोमोबाइल ल्यूमिनरीज हैं, उनको ये बात पता होगी कि XUV 700 जिसका टॉप एंड मॉडल 30 लाख रुपए का आता है ऑल व्हील ड्राइव, इनफैक्ट 30 के अब तो 31 लाख रुपए का है प्राइसेस रिवाइज होने के बाद से, उसमें भी ऑटोमेटिक डिमिंग नहीं आती है, यानी कि वो भी मैनुअल ही रहता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक डिमिंग आती है IRVM में। तो ये खास बात है। रात को जब भी पीछे से लाइट पड़ती है इस पर, तो ये ऑटोमेटिकली लाइट को डिम कर देता है और आपको ड्राइव करने में आसानी बहुत ज़्यादा इससे होने लगती है। और भाई ये इसका ग्लोव बॉक्स है जो कि कूल्ड है, अगेन, जो आज भी बहुत सारी गाड़ियों में नहीं आता है। क्रेटा में शुरू हुआ था बेस मॉडल में, लेकिन फिर बेस मॉडल में उन लोगों ने बंद कर दिया। और कोई इसमें स्टोरेज है नहीं, यहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं। ये भाई इसका आर्मरेस्ट है जो कंपनी फिटेड है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि मोस्टली मैं ही ड्राइव करता हूँ या फिर मेरे फादर ड्राइव करते हैं, तो उन्हें इस पर हाथ रखने की आदत नहीं है। मुझे आदत है, मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। उसके अंदर भी काफ़ी सारी स्टोरेज की जगह है। और इसमें 2 एयर बैग्स आते हैं क्योंकि ये 2015 का मॉडल है। बाद का होता तो 6 आते। उस समय एस्टा ऑप्शनल में ही 2 आते थे, बाद में एस्टा में 2 हो गए, एस्टा ऑप्शनल में 6 हो गए। तो इसमें एक ड्राइवर साइड एयर बैग है, एक को ड्राइवर साइड का एयर बैग है। सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स, ये सारे कुछ इसमें आते हैं। पीछे 3 सीट बेल्ट के पॉइंट्स हैं और पीछे से भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। आगे की ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, इतना मुझे लेग रूम मिल रहा है और इतना मुझे हेड रूम मिल रहा है। ये सीट बिल्कुल मेरे हिसाब से एडजस्ट है। मैं इस कार को बंद कर देता हूँ। पीछे की तरफ चल के आपको सीट की दिखाता हूँ कि कितनी जगह बच रही है जब आगे 6 फुट का इंसान बैठा है। वैसे मेरी हाइट पूरी 6 नहीं है, 5'11" है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं बच रहा है। वैसे मैं और चाहता तो अपनी सीट को आगे कर लेता, क्योंकि मैं बिल्कुल सो के कार चलाता हूँ, बिल्कुल सीट में समा के कार चलाता हूँ, थोड़ा सा भी स्ट्रेट नहीं बैठता, बिल्कुल रिक्लाइन करके इस सीट को, इस वाले चीज़ को बिल्कुल रिक्लाइन करके बैठता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अगर आगे कर लेता, नॉर्मली जो पोजीशन होती है, जैसे ये आगे है ये पीछे है, क्योंकि मैं पीछे करके चलाता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे कर लेता ना तो बहुत ही डिसेंट लेग रूम मिलने लगता। थाई सपोर्ट बहुत ही डिसेंट है एक 5 फुट 11 इंच के आदमी के लिए।
इस साइड अगर कोई बैठेगा या फिर मैं ही इसको अगर आगे कर लूँ, अपनी सो के गाड़ी चलाने वाली आदत को थोड़ा कम कर लूँ, तो पीछे बैठने वाले के लिए बहुत ही अच्छी जगह बचने लगेगी। और पीछे हेडरूम एक 5 फीट 11 इंच के लिए आगे के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन कोई ऐसा बुरा भी नहीं है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है 3 तरफ से, ड्राइवर साइड कुछ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरत नहीं है। ये लाइट है, आगे भी 2 लाइट दी हुई हैं, सारी की सारी हैलोजन बल्ब्स हैं, किसी में भी एलईडी नहीं है। आप ऑल दो चेंज करा सकते हैं। सनग्लास होल्डर है, सनवाइज़र है। अब चलते हैं भाई इसके बूट स्पेस की तरफ। तो ये है भाई इसका बूट स्पेस, काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है। आप अगर 4 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके 2 बड़े बैग, 1 छोटा बैग और 2-3 बैकपैक आराम से आ सकते हैं। मतलब 2 बड़े बैग, 1 छोटा बैग और 2 बैकपैक, इतना तो मैंने एडजस्ट करके देखा है। आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी एडजस्ट करने की स्किल्स हैं तो आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने करके देखा है, इतना आसानी से आ जाता है और आपका जो IRVM है उसका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं होता है। इसके अलावा भाई इंटीरियर्स तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर बात करें इसके एक्सटीरियर के फीचर्स की, तो भाई इसकी जो रियर टेल लाइट्स आती हैं ये सारी की सारी LED सेटअप है पूरा का पूरा। और रात में जब ये जलती हैं तो बहुत ही कमाल का लुक देती हैं, बहुत ही जहर लगती हैं, हरियाणवी भाषा में कहा जाए तो बहुत ही कैडी लुक देती हैं जब ये रात को जलती हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई लग्जरी सेडान आ रही हो। यहाँ पे इसकी बैजिंग हो रखी है एस्टा CRDI की, ये स्टिकर लगवाया हुआ है मैंने, इस पर ये क्रोम ट्रीटमेंट है। ये इसका कैमरा है, इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे ये वाइपर दिया हुआ है, रियर डिफॉगर्स भी हैं, शार्क फिन एंटेना है, रूफ को ब्लैक कराई गई है, रिक्वेस्ट सेंसर्स आते हैं जो कि आज भी बहुत सारी कारों में नहीं आया करते हैं, 2015 में आया करते थे। इसके अलॉय व्हील्स बहुत ही कमाल लगते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कार अभी थोड़ी गंदी है, थोड़ी क्या काफ़ी गंदी हो रखी है। जब ये धुला करके और पॉलिश होकर के आती है तो ये कमाल लुक देते हैं। ये इस कलर पे ये अलॉयज, रूफ ब्लैक, क्रोम ट्रीटमेंट, बहुत ही बेहतरीन लुक आता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त कार है, पेंट की ये कार है और इसी वजह से लुक इसका बहुत ज़बरदस्त आता है धुला जाने के। इसके डायमंड कट अलॉयज शुरू से ही बहुत ही फेमस रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं, लोग इसको बहुत पसंद करते आए हैं। फ्रंट की तरफ से बात करें अगर तो ये इसके हेडलाइट, एक जो चीज़ थोड़ा सा दुख देती है वो ये है कि इसके हेडलाइट्स पूरा हैलोजन बेस्ड हैं दोनों तरफ के। ये अलग बात है कि हम लोगों ने आफ्टर मार्केट इसमें LED बल्ब्स लगवा लिए हैं जिनका रात को थ्रो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं है। 5,500 की वो लाइट्स पड़ी थी, बहुत अच्छा थ्रो नहीं है, लेकिन ठीक है, हैलोजन बल्ब से काफ़ी बेहतर है। लेकिन मैं उसको कुछ समय में फिर से अपग्रेड कराने की सोच रहा हूँ। नीचे फॉग लाइट्स हैं, फॉग लाइट्स को हमने हैलोजन ही छोड़ दिया है क्योंकि फॉग में वो ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भाइयों इसका पीछे की तरफ से सही है, पर आगे का बम्पर काफ़ी नीचे झुका हुआ है। ऑल्दो ये कंपनी की तरफ से आता है, 165 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। मैं आपको गूगल से चेक करके एग्जैक्ट यहाँ पर लिख के डाल दूंगा। आगे से ये इस तरह का लुक देती है। विंडशील्ड इसकी बहुत अच्छी खासी बड़ी है, अंदर आप बैठते हैं तो व्यू पूरा ज़बरदस्त आता है। ऑल्दो राइट साइड टर्न करते समय एक ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है इस पोर्शन की वजह से, जो कि मुझे 1-2 बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो। ये इसके वाइपर्स हैं, काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन करते हैं इसके रियर वाइपर्स और फ्रंट वाइपर्स। रियर तो थोड़ा छोटा है लेकिन फ्रंट वाले बहुत अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। कार अभी फिर से मैं बता दे रहा हूँ काफ़ी गंदी हो चुकी है क्योंकि पेड़ के नीचे पिछले 5-7 दिन से खड़ी हो रही है रोज़ लगातार, और चल भी काफ़ी रही है बिना धुलाए हुए। अब भाई आपको मैंने सारी की सारी चीज़ें इस कार की ऑलमोस्ट दिखा दी हैं जो कार को बिना चलाए दिखाई जा सकती थी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बाकी है जो कि सबसे मेन USP है इस कार का। आप लोगों ने अब तक गेस कर लिया होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो सबसे बड़ी USP है इस कार की। वो है इसका 1.4 CRDI मोटर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं इसका दिखाता हूँ आपको वो डीजल का इंजन। एक सेकेंड, ये है भाई इसका वो CRDI 16 वॉल्व 1.4 डीजल इंजन, 4 सिलेंडर डीजल इंजन ये होता है। और मेरे हिसाब से, मैंने ऑन पेपर चेक नहीं किया है, पर जितना मुझे याद है ये 95 PS की पावर निकालता है, यानी 95 bhp या 90 bhp की पावर निकालता है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एक हैचबैक के हिसाब से काफ़ी सफिशेंट है। लेकिन भाई जो टॉर्क ये निकालता है डीजल इंजन, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये 220 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकाल करके देता है, जो बहुत अच्छी SUVs, जो सब कॉम्पैक्ट SUVs है, जो सो कॉल्ड SUVs हैं आजकल के जनरेशन्स की, वो नहीं निकाल के दे पाती हैं। वो ये मोटर आपको निकाल के देता है। अच्छे कारों को पछाड़ देने वाली ये हैचबैक है।
ये इसकी बैटरी है, अभी नई डलवाई हुई थी। कार अंदर से काफ़ी गंदी है, हालांकि इसकी सर्विस फरवरी में ही हुई थी, लेकिन ये जुलाई का महीना चल रहा है और कार की रनिंग अच्छी खासी है, इसीलिए काफ़ी गंदी हो चुकी थी। 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, आज तक एक बार भी कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इंजन वैसे का वैसा ही है, टच वुड ऊपर वाले की तरफ से। बस क्लच प्लेट का काम एक बार कराना पड़ा है, वो भी इस वजह से क्योंकि कार शहर में ज़्यादा चलती है। हाईवे की रनिंग भी है पर शहर की ज़्यादा है, और वो भी बहुत गंदे ट्रैफिक की है, इस वजह से क्लच प्लेट फूंक गई थी, क्लच प्लेट बदलवाना पड़ा था। बाकी ओवरऑल कार पूरी वैसी की वैसी ही है। धुला जाने के बाद, डिटेलिंग हो जाने के बाद बहुत ही बेहतरीन लुक आता है इंजन बे का भी। हुंडई को अपने डीजल इंजन के रिफाइनमेंट और आवाज़ कम होने पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया गया है, जबकि बाकी सारी कंपनियां अपने डीजल इंजन के साथ इंसुलेशन ज़रूर देती हैं। लेकिन इंसुलेशन न होने के बाद भी इस कार के इंजन की आवाज़ अंदर बहुत ही मुश्किल से आती है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप मारुति का जो 1000 सीसी का या जो 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है, आप उसमें बैठे ही हैं, आपको वैसी फील आएगी। आपको ये चीज़ बिल्कुल महसूस नहीं होगी कि आप एक डीजल कार चला रहे हैं, आप एक डीजल इंजन की आवाज़ को सुन रहे हैं। ना ही गियर लीवर के मूवमेंट से, ना ही अंदर के किसी वाइब्रेशन से, और ना ही अंदर जो नॉइज़ आ रही है उससे। इनफैक्ट कार जब जाम में खड़ी रहती है और बाहर से बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है तो अंदर जल्दी समझ में नहीं आता है कार का इंजन ऑन है या ऑफ है। आपको रेव करके कई बार देखना पड़ता है कि अच्छा कार का इंजन ऑन है, कार बंद नहीं हो गई है। तो ये है इसका। मैं इसको बंद कर देता हूँ इंजन बे को। आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ जिस इंजन की मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ और इतनी बड़ाई कर रहा हूँ। मैं आपको पहले उसकी आवाज़ से ही शुरुआत कराता हूँ, उसके रिफाइनमेंट लेवल से ही आपको अंदाज़ा लगवा देता हूँ कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, उसमें किसी भी तरह का कोई एग्जैजरेशन नहीं है। क्योंकि कार्स के मामले में मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं करता, जो हकीकत है सिर्फ वही बताता हूँ। अगर बकवास है तो बकवास है, और पार एक्सीलेंस है तो वो है। ये देखिए आप लोग, बस गियर लीवर पे देखिएगा, 1400 सीसी का डीजल इंजन है जो क्रेटा वर्ना में आता था। 1% की भी कोई वाइब्रेशन नहीं हुई, 1.1% की भी गियर लीवर में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ऐसे नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं। कार अभी ऑन है, ये न्यूट्रल है, देख लो आप। आरपीएम का कांटा बिल्कुल स्टिल है, 800-850 आरपीएम के आसपास। किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ना कार के स्टीयरिंग पर, ना कार के गियर लीवर पर। बहुत ही माइल्ड है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप एक पेट्रोल कार में बैठे हो या आप एक डीजल कार में बैठे हो। लेकिन सबसे कमाल की इसकी यही बात है, इसीलिए मैं इसको कह रहा था कि ये कार आसानी से नहीं दिखती है, हर कोई इसे नहीं खरीदता। और जो एक बार ख़रीद लेगा, जिसने एक बार इसे चला लिया, हुंडई का 1.4 CRDI मोटर, जो कि BS6 आने से पहले क्रेटा में भी और वर्ना में भी इनके बेस मॉडल्स में आया करता था, या जो बेस से 1-2 ऊपर होते थे उनमें आया करता था। इसको जिसने भी चला लिया, या फिर हुंडई का जो भी डीजल इंजन है उसे जिसने भी चला लिया, चाहे 1.4, 1.5 या 1.6, जो 2 अब आते नहीं, 1.5 खाली आता है, उसको फिर कुछ और चलाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, उसको किसी और इंजन में मज़ा ही नहीं आएगा। खास करके तब जब वो इंजन, उतना पावरफुल इंजन इस छोटी सी हैचबैक में लगा हुआ है। कोई कार इस कार का मुकाबला कर ही नहीं सकती हैचबैक सेगमेंट में, सिर्फ और सिर्फ पोलो को छोड़ करके। उसके अलावा वो भी अब आती नहीं है, उसके अलावा इसका कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। राइड एंड हैंडलिंग में, कार के पिकअप में, पावर में, परफॉर्मेंस में, सेकेंड गियर पर जब कार का टर्बो किक इन होता है या थर्ड गियर पे जब कार का टर्बो किक इन होता है, तो आपको सीट की तरफ ऐसा पुश करता है, आपको समझ में नहीं आएगा, कार बिल्कुल गोली की तरफ भागेगी। आपको महसूस इतना खतरनाक होगा, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया अचानक से। जो पहली बार चला रहा होगा वो बिल्कुल डर सा जाएगा कि अरे ये क्या हुआ। लेकिन जो चला रहा है, जो हैबिचुअल है, वो उसी के मज़े लेता है। वो आरपीएम का कांटा 1000 के पास ले जा करके और फिर पंजा दबा के उसका मज़ा लेता है। उसके लिए उसी में सारा फन है और उसी का एंजॉयमेंट भी है, बिल्कुल हकीकत है ये है इसकी इंजन की सारी खास बातें। अभी मैं BHU कैंपस के अंदर हूँ, तो मैं आपको इंजन टेस्ट करा करके भी दिखाऊंगा, लेकिन 40-50 से ज़्यादा की स्पीड पे मैं अंदर नहीं चला सकता, क्योंकि अगर 80-90 यहाँ दे दूंगा तो बहुत ही खतरनाक रिस्की हो जाए। रास्ता क्या, जितना भी सेफली हो सकेगा मैं उतने तक ले जाऊँगा और आपको इंजन की पावर टेस्ट करा दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करा पाऊँगा। अगर आप लोग को पसंद होगा मेरा रिव्यू तो आप कमेंट्स करना। मैं हाईवे पर इसको ले जा करके, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, NH19 पर मैं ले जा करके इसको एक अच्छा सा इसका ड्राइव रिव्यू बना दूंगा, जिसमें मैं कार को 90-100 तक भी खींच रहा हूँगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैंपस के अंदर ये चीज़ मैं नहीं कर सकता।
और भाई एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, एसी इसका, कार पुरानी हो चुकी है, 7, 7.5, 8 साल हो चुके हैं, लेकिन एसी इसका आज भी, कितनी भी कार गर्म हो, एसी कार चलने के आधे मिनट के बाद से बिल्कुल चिल्ड कर देता है। आपको महसूस नहीं होगा कि बाहर क्या गर्मी है, कार का टेम्परेचर बिल्कुल सेट कर देता है वो कार के एसी में दम है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। बस एक दिक्कत आती है, कार की चाबी बैटरी को बहुत खा रही है, तो 15,000 लगा के दोनों चाबियां बदलवानी होंगी, जो कि बहुत जल्द होने वाला है इसका काम। बाकी और कोई ऐसे जिसमें इशू नहीं है। कार जब साफ़ हो जाती है तो बिल्कुल शोरूम से आई हुई लगती है। ये बात मैं नहीं, बिल्कुल शोरूम वाले कहते हैं। तो मैं आपको अब इस कार का ड्राइव रिव्यू देता हूँ कि ये कार कैसी चलने में है। आपको कार के मैंने रंग के बारे में बता दिया, सारे तरफ से लुक्स के बारे में बता दिया, एस्टा है, कितनी फीचर रिच है, मैंने आपको वो सारी चीज़ें गिनवा दी। जो इसका मेन यूएसपी है, इसका CRDI मोटर, वो मैंने आपको दिखा दिया, उसकी कुछ सैलियन फीचर्स बता दिए। मैंने आपको टेस्ट भी करा दिया स्टार्ट करा करके कि किसी तरह का कोई वाइब्रेशन आवाज़ नहीं है। NVH लेवल्स काफ़ी बेहतरीन है इसके, इंसुलेशन न होने के बाद भी। अब बचता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, कार चलने में कैसी है, वो भी मैं अंदर बता पाऊंगा, हाईवे पर नहीं। हाईवे के मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इस कार से आप अगर 110 पर भी लेन चेंज करते हो तो हल्का सा स्टीयरिंग काटो और कार आपकी उस लेन में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 110 पे चल रहे हो। चारों शीशे जब चढ़ा करके 125 की स्पीड पे ये कार चलती है, अंदर पता नहीं चलता कि आप 125 की स्पीड पर चल रहे हो। आप रिलैक्स रहते हो, कार बिल्कुल बस भागती जा रही है। बिल्कुल ना इंजन पे जोर पड़ रहा है ना कुछ पड़ रहा है, बिल्कुल 6th गियर में है, 1500 RPM के आसपास। कोई आपको टेंशन नहीं है, ना इंजन रेव करेगा बहुत ज़्यादा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि कार वुबल कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा शेक कर रही है। कुछ भी उस तरह का नहीं होगा, कार बिल्कुल स्टेबल रहती है। सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड पर है क्योंकि कार को इंडिया के रोड कंडीशंस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। 125, 130 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इशू होगा, पर तब तक कोई इशू नहीं आता बिल्कुल भी। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बार कार चला रहा था रात को, हाईवे है जो रिंग रोड है, जो वाराणसी से मेरे होम टाउन को कनेक्ट करता है। 4 लेन एक्सप्रेसवे जैसा है, वो एक्सप्रेसवे तो नहीं है लेकिन वो 4 लेन है, और कार उस पे आराम से बिल्कुल 80 to 100 के रेंज में सारी गाड़ियां चलती हैं, कोई इशू नहीं आता। मैं ऑलमोस्ट 90 के आसपास क्रूज कर रहा था। ऑल ऑफ ए सडन, रात की ये बात है, सामने एक बहुत बड़ा सा कुछ पत्थर जैसा आ गया, जो बहुत अच्छा खासा बड़ा था, मेरे लेफ्ट टायर की सीध में वो बिल्कुल था, और कार की लाइट पड़ने पे अचानक से मुझे दिखा, ये बात अप्रैल के महीने की है या मार्च के महीने की है, अचानक से मुझे दिखा कि सामने आ गया कार, ऑलमोस्ट 90 या 90 से कुछ ज़्यादा ही पर चल रही थी, और अगर मैं उसके ऊपर चढ़ाता पहिया तो फिर पता नहीं क्या होता। हो सकता था कि कार दूसरे साइड भाग जाती, डिवाइडर क्रॉस कर जाती, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है स्टीयरिंग हिल जाता है पूरा बुरी तरह से। ऑल ऑफ ए सडन मुझे क्लिक किया कि मुझे स्टीयरिंग काटना चाहिए। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मैंने सारा कुछ डिसीजन लिया कैलकुलेशंस करके कि पत्थर सामने आ गया है, मैं चढ़ा नहीं सकता। मैंने स्टीयरिंग को हल्का सा राइट काटा, कार राइट गई, फिर मैंने तुरंत लेफ्ट काटा क्योंकि पीछे शीशे में मैं देख चुका था कि पीछे से भी कार आ रही है, और कार बिल्कुल जैसे जैसे मैंने स्टीयरिंग काटा, राइट काटा तो राइट गई, लेफ्ट काटा तो लेफ्ट गई, उसी सेम स्पीड पर। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं मुझे लगा कि मैंने जितना काटा कार उससे ज़्यादा भाग गई हो, क्योंकि अगर ज़्यादा भागती तो डिवाइडर में लड़ जाती, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मैंने कार को सीधा अलाइन कर लिया और फिर मैंने ब्रेक्स लिए और कार की स्पीड को कंट्रोल किया और चैन की सांस ली कि वो बच गया आज तो। पहले ये SUV नहीं है, पोजीशन सीटिंग जो इसकी है वो बहुत कमांडिंग नहीं है, लेकिन आपको बैठने पर ऐसा लगेगा, स्टीयरिंग हाथ में लेने पर, हाईवे पे चलाने पर ऐसा लगेगा कि कार पूरी तरह से आपके कमांड में है, थोड़ा सा भी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रही है, ना ब्रेकिंग में ना एक्सेलरेशन में। ओवरटेक करते टाइम इंजन इसका बहुत ज़्यादा तगड़ा फील देता है, ब्रेकिंग में कोई इशू इसकी आती नहीं है, और स्टीयरिंग का रिस्पांस मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ही खतरनाक स्टीयरिंग का रिस्पांस है जो उस दिन रात में मैंने महसूस किया। और साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं, खुद की तारीफ खुद से, मुझे ये भी लगा कि मेरा रिफ्लेक्स भी काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग का रिस्पांस मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेशन पिकअप का कोई जवाब नहीं, क्लच बहुत स्मूथ है और हल्का सा डीप है, ज़्यादा डीप भी नहीं है। जो मैग्ना जो पिछली जनरेशन आती थी i20 की फर्स्ट जेन, उसके मुकाबले कम डीप है, उसका ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, इसका बहुत कम है। ब्रेकिंग काफ़ी सही है, गियर लीवर्स बहुत ही स्मूथ और स्लीक है, आपके रिस्ट के हल्के से शिफ्ट से गियर्स लग जाते हैं। अब मैं आपको कार चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। मैंने सीट बेल्ट लगा लिया है, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज किया, और कार में इतनी पावर है, इतनी भारी कार होने के बाद भी बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। मैं जैसे ही क्लच छोड़ूंगा ये कार अपने आप धीरे 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 आगे बढ़ने लगेगी।
स्लो स्पीड पर स्टीयरिंग इसका बहुत ही स्मूथ फील देता है। इतना लाइट लगेगा कि आपको चलाने में बिल्कुल कोई एफर्ट लग ही नहीं रहा है। टर्निंग रेडियस वगैरह इसका बहुत सही है। बहुत हल्की सी जगह में भी ये कार टर्न कर जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलाने में बहुत ही इसको मज़ा आता है। थर्ड गियर अगर मैं डाल के अगर क्लच पूरा छोड़ करके बैठ जाऊं, आप देख सकते हैं, तो ये कार अपने आप 24 की स्पीड मेंटेन कर लेती है। ब्रेकर आ गया। हॉर्न हुंडई का आपको पता ही है कि कैसा आता है, कोई जवाब नहीं। लोग कॉपी करते हैं, हर जगह इसको लगवा लेते हैं। वैसा तो इसका हॉर्न है। इंजन की रोर, मैंने कार को घुमा लिया है वापस से, उधर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। मैं कह रहा था इंजन की जो रोर है उसका कोई जवाब नहीं है। जब आप कार को एक्सेलरेट करते हो, गियर आफ्टर गियर चेंज करते हो, तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त फील देती है। आपको लगता है कि हाँ, आप कोई दमदार कार चला रहे हो। ये फील आपको मारुति वगैरह में, स्विफ्ट में और उन सब में पता नहीं आती है कि नहीं आती है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आती होगी, क्योंकि इसका कोई जवाब मुकाबला नहीं है। टर्निंग रेडियस, मोड़ लेना चाहिए मुझे। नहीं तो मैं कैंपस के बाहर निकल जाऊंगा, और कैंपस के बाहर वैसा गंदा ट्रैफिक मिलेगा ना, ये कार तो क्या बाइक चलाना मुश्किल है।